Yes, please. Good morning, everyone. And in today's lecture, first of all, we are taking paper number 5, which deals with the auditing and ethics को लेकर, जो कि ग्रुप 2 में आपका 100 मार्क्स की प्रॉपर वेटेज के साथ आप लोगों को मिलेगा. क्लियर. एंड ग्रुप 2 में पर्टिकुलरली 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों के पास आते हैं. सबसे पहला जो आस्था मैम के साथ आपने डील करा, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्लियर. नंबर 2 जो आपके पास आता है, दैट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स. एंड द लास्ट वन जो सब्जेक्ट आपका है, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्लियर. एंड ग्रुप 1 में ऑलरेडी आप मेरे साथ लॉ का पार्ट काफी कंप्लीट कर चुके हो. एंड अकाउंटिंग भी जो आपका टॉपिक पेपर नंबर 1 है, दैट इज ऑलमोस्ट काफी कंप्लीटेड है. उसमें भी जस्ट थोड़ी सी वेरिएशन पेंडिंग है, क्योंकि ग्रुप 1 का सिलेबस इज कंपैरेटिवली, अगर ग्रुप 2 पे देखा जाए, ग्रुप 1 का सिलेबस इज मोर लेंदी देन दैट ऑफ ग्रुप 2. ग्रुप 2 में बड़े कंफर्टेबली आपको जो लेक्चर्स चलेंगे, बड़े इजीली बेसिस पे डेली स्केड्यूल जो आपकी गोइंग ऑन है वही फिक्स्ड रहेगी. क्लियर. एंड जितनी जल्दी हम लोगों का ग्रुप 2 का पैकअप होगा, द लास्ट डेज जो मेरे होंगे, वो हम क्या करेंगे, जो भी ग्रुप 1 की थोड़ी बहुत पेंडेंसी है वो अपन साथ के साथ वो भी निपटा देंगे. अब यहाँ पे सर मेरा लेक्चर ध्यान से समझिएगा. पहले तो जो मेरे फर्स्ट 2 लेक्चर्स होते हैं, मैं इन्हीं 2 लेक्चर्स में बहुत सारी चीजें आपको सर्व कर दूंगा. आपको जस्ट वन बाय वन क्या करना है, ग्रास्प करना है, चीजों को नोट डाउन करना है, समझना है कहाँ की बात चल रही है, किन वर्ड्स को लेकर क्या चल रही है. कारण मेरा पहला लेक्चर जो ऑडिटिंग के अंदर आपको आज सुनने को मिलेगा, दैट विल बी इक्वल टू लास्ट वन. जितने भी 1 टू लेके लास्ट तक जितने भी लेक्चर्स अपन टेकअप करेंगे, मोस्टली आप लोगों के कंटेंट्स, आप लोगों की वर्डिंग, आप लोगों की जो वोकैबुलरी है, वो इन्हीं वर्ड्स में से ही क्या करेगी, रोटेट करेगी. सबसे पहले अगर मैं सब्जेक्ट की इंट्रो आपको प्रोवाइड करूं, पेपर नंबर 5 जिसमें 2 वर्ड यूज किए गए, वन इज ऑडिटिंग एंड सेकेंड इज सर. ऑडिटिंग तो पर्टिकुलरली एक प्रोसेस है एंड हमारे सीए प्रोफेशन का मेन कोर एरिया में काउंट होता है. अगर कहा जाए कि सीए का काम क्या होता है, द नंबर 1 स्कोप अपने आप में जो आता है वो क्या आता है, ऑडिटिंग. एंड ऑडिटिंग जिसमें क्या कहते हैं जी, ये है अपने आप में एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग द बुक्स. कि जितनी भी एंटिटीज ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करती हैं, बनाती हैं, प्रिपेयर करती हैं, उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करना, एग्जामिन करना. एग्जामिन करने का मतलब उनको वाउच करना, उनको वेरीफाई करना, उनके बारे में तसल्ली करना, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, उनकी मेकिंग के बारे में, उनके ट्रू एंड फेयर व्यू के बारे में, उनकी रिलायबिलिटी, क्रेडिबिलिटी के बारे में. वर्ड्स बहुत है मेरे पास, बहुत मिलेंगे. आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए वर्ड्स को माइंड में फिट बैठने की. मैं तो हमेशा जब भी ऑडिटिंग में स्टार्ट करता हूं, मैं बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं, चाहे आपने क्लास में सुना, दोबारा जाके लेक्चर फिर सुनो. कल का लेक्चर भी सेम, दोबारा जाके फिर सुन. उसका कारण 100% ग्रास्प ऑन द सेम स्पॉट नहीं हो पाता, फिर भी चीजें कहीं ना कहीं रह जाती. पर जितना इफेक्चुअली मैं इसको इन 2 लेक्चर्स में टेकअप कर लूंगा, देन आप मेरे साथ किसी भी चैप्टर में जैसे मर्जी आप चल सकते हो, फिर मुझे कोई इशू नहीं. क्योंकि मैं अपनी मेन टर्म्स जो अपनी है वो स्टार्ट कर दी. सबसे पहले ऑडिटिंग वर्ड, जो हमारे प्रोफेशन का मेन कोर एरिया है, ऑडिटिंग करना. दैट इज अ प्रोसेस इन विच अ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करता है. एंड आपको भी पता है कि इन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बेसिस पे क्या प्रिपेयर की जाती हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं. और हमने वेरियस एनेक्टमेंट्स में पढ़ा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है तो यार ढंग की बनाना, जो कम से कम ट्रू एंड फेयर व्यू क्या करें, शो करें, ताकि कोई भी पर्सन कल को अगर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखे, सर रिलायबिलिटी तो आए, क्रेडिबल तो हूं, अगला मानने तो सही कि वाकई में हाँ जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाई गई हैं, सही बनाई गई हैं. नहीं तो अदरवाइज ये खाना पूर्ति करने का कोई फायदा नहीं है, फॉर्मेलिटी करने का कोई भी फायदा नहीं है कि जो भी आया, जिस भी तरह की इंफॉर्मेशन आई, आप गलत मलत बुक्स बना के बनाई जा रहे हैं. दैट मीन्स जिसको वर्ड बोलते हैं सर आप मैनिपुलेटिव, या जिसको वर्ड बोलते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं. ऐसी रिपोर्टिंग का कोई भी फायदा नहीं. फिर आप कल को मार्केट को ब्लेम नहीं कर सकते ना, कि अल्टीमेट की लोग आपके ऊपर ट्रस्ट कैसे करेंगे जब आप ट्रांसपेरेंसी डिलीवर नहीं कर रहे, जब आप पर्टिकुलरली प्रॉपर वे से
हर पिक्चराइजेशन सही शो नहीं कर रहे, हाउ द पीपल को ट्रस्ट ऑन यू? अगले आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करें, किसके बेसिस पे ट्रस्ट करें? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेपरेशन को लेकर, प्रेजेंटेशन को लेकर, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, द सपोर्टेड बुक्स ऑफ अकाउंट्स को एग्जामिन करना ही हम लोगों का क्या होता है, मेन काम। अगर मैं इसको एक छोटे से शब्द में खत्म करूं, छोटे से वर्ड में खत्म करूं, दैट इज कॉल्ड एज डबल आर. डबल आर स्टैंड्स फॉर रिव्यू एंड रिपोर्ट. कि अगर पूछा जाए सर ऑडिटर का काम क्या होता है, ऑडिटर का काम क्या है? रिव्यू करना. रिव्यू, रिव्यू किया हुआ काम जो ऑलरेडी, अब मोस्टली कहते हैं सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या बनाना ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब ही देखो जी, या तो ऑडिटर ना कहो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को ना कहो. क्योंकि ऑडिटर का काम क्या होता है, बनी हुई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करना एंड उसके बारे में क्या करना, रिपोर्ट करना. रिपोर्ट टू हूम, किनको रिपोर्ट करना? सर टू द अपॉइंटर्स, जिन्होंने मुझे रखा, जिन लोगों ने मुझे अपॉइंट करा फॉर दिस पर्पस. और उसका कारण है, ये सारी चीजें मैं आपको डायग्रामेटिकली नॉर्मल आप एक जैसे डिविडेंड वाले में बनाते थे टाइम फ्रेम, एक कंपनी की एग्जांपल लेके आप पूरा डिस्कस करेंगे. आराम से बैठ के सुनना, समझना बस कहां पे क्या बात है. अब पॉइंट ये है, कहते हैं सर आपकी बात तो चलो थोड़ी सी जची और अच्छा भी लगा, ऑडिटिंग करते हुए आपको अपने स्टेक होल्डर्स को क्या प्रोवाइड करनी है जी? व्हाट डू मीन बाय एश्योरेंस? आप पढ़ने तो जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं, व्हाट डू मीन बाय एश्योरेंस? जो एक्सेस वैल्यू है वो सही है। एश्योरेंस का मतलब क्या है? दिलासा, जिसको क्या कहते हैं, एक विश्वास. अब मैंने पर्टिकुलरली सिर्फ एग्जामिनेशन थोड़ी करनी है, एग्जामिनेशन करते हुए एक रिपोर्ट बनाकर देनी है जिसमें मैं लोगों को तसल्ली दिलवाऊंगा, लोगों को विश्वास दिलवाऊंगा कि सर मैंने देख लिया, मैंने सब कुछ चेक कर लिया, डोंट वरी अबाउट दैट, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ ऑल थिंग्स आर ओके. और लोग ब्लाइंडली आप लोगों के ऊपर क्या करते हैं, फेथ करते हैं. दे हैव ट्रिमेंडस ट्रस्ट इन यू पीपल. इंडिया में अकाउंटिंग बॉडीज में, अकाउंटिंग डिग्रीज में इससे ऊपर डिग्री कोई नहीं है. इतना लोगों ने ट्रस्ट रिपोज करा है आप लोगों में, ट्रिमेंडस ट्रस्ट, कि हमें इन स्क्रप्लस जितने लोग हैं इनकी सच्चाई सामने लेकर आओ, हमें बताओ कि हमारा पैसा सेफ है या नहीं. स्टेक होल्डर्स को मेन मोटिव है, स्टेक होल्डर्स को ये है कि हमारा पैसा जहां भी, जो भी हमारा स्टेक, जो भी हमारा इंटरेस्ट है, क्या सेफ है? क्योंकि हम मैनेजमेंट की बात नहीं मान सकते ना. कारण मैनेजमेंट तो 24/7 वहां बैठी है. फिर मैनेजमेंट तो अपने बचाव के लिए कुछ भी करेगी, कैसे भी प्रेजेंटेशन करेगी, कैसे भी प्रेपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेगी. हम कैसे मान लें, हम कैसे मान लें कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने आप में ट्रू एंड फेयर व्यू शो कर रही है? कहते हैं आपके डायरेक्टर्स कह रहे हैं. डायरेक्टर का क्या? डायरेक्टर तो वो लोग हैं जिन्होंने उस इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस करवाया, एंड प्रोड्यूसर के ऊपर थोड़ी मैं विश्वास करूंगा, क्या पता गलत हो. आप हमें वही शो कर रहे हो जो आप शो करना चाहते हो, हम वहां तक जा ही नहीं पा रहे जो हम देखना चाह रहे हैं. और ऊपर से आम जनता पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखकर करेगी क्या? बेचारों को पढ़नी नहीं आती, समझ ही नहीं आती. और कंपनियां ऐसी तेज तरार चालाक हैं, टर्मिनोलॉजीज ऐसी यूज करती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, तुम छोड़ो तुम्हारी पूछते ना समझ पाए. ऐसी घुमा फिरा के बात डिस्क्लोजर, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या कहते हैं, दैट मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द डिस्क्लोजर पार्ट. वो डिस्क्लोजर ही ऐसा घुमा फिरा के देंगे आम बंदे की समझ से तो बाहर. फिर जब बात आती है कि फिर दिलासा कौन दिलाए, एश्योरेंस कौन दिलवाए, तो सर इंडिया में ऑडिटिंग प्रैक्टिस में हमसे ऊपर ऑडिटिंग में कोई भी. पर पॉइंट ये है कि सर अगर वही बात है, आप लोग भी मिल गए मैनेजमेंट के साथ ही, आपने क्या कर लिया, कॉम्प्रो कर लिया, ठीक है ना, किसी भी बात को लेकर कैसे भी इंडिपेंडेंट होकर अगर आप अपना काम नहीं कर पाए, फिर तो जी आपने क्या करा है सर, अपनी एथिक्स का ब्रीच करा है. फिर तो आपने मतलब कुछ गलत ही करा है, लोगों का फेथ तोड़ा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करा है. दैट इज वाई इस ऑडिटिंग को, इस एश्योरेंस को सपोर्ट दिया गया बाय द वर्ड
नहीं, एथिक्स तो पर्टिकुलरली आप लोगों को फाइनल्स में भी पढ़ाए जाएंगे। फाइनल्स में भी नहीं, पहले सब्जेक्ट का नाम था ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, फिर मई 24 में आकर इसको सारा सिलेबस चेंज कर दिया गया, इसका नाम दे दिया गया ऑडिटिंग एंड एथिक्स। फिर वर्ड आया कि सर एथिक्स तो फाइनल्स पे पढ़ा तो रहे थे, फिर यहाँ पे क्यों लेकर आए? नहीं, कहते ऑडिटिंग करना क्या हमेशा सीए बनने के बाद ही करेगा? ड्यूरिंग द इंटर्नशिप आप लोग भी तो ऑडिट करोगे, ड्यूरिंग द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप लोग भी तो क्या करोगे? ऑडिट्स करोगे। एंड यू पीपल डोंट हैव नॉलेज ऑफ द एथिक्स कि आईसीआई ने हमें क्या कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है, मुझे कौन कौन से प्रिंसिपल मॉरल्स के ऊपर काम करना है, मुझे पता ही नहीं। मुझे इस प्रोफेशन के बारे में बताया ही नहीं गया कि हमारे एथिक्स क्या कहते हैं, हाउ टू एक्ट, हाउ टू डू ऑडिट, व्हाट आर द थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल डूइंग ऑडिटिंग। तो दीज आर थिंग्स कि सर हम नहीं चाहते कि आप ये सारा काम करोगे भी, इतना लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, फेथ करते हैं, और वो भी ब्लाइंडली। ब्लाइंडली आज अपने को शायद ये बातें समझ नहीं आती होंगी, जब कल को आप इस प्रोफेशन के अंदर आएंगे आपके सामने ये वर्ड्स होंगे, क्लाइंट बजेगा, सीए साहब आपने देख लिया, आपकी तसल्ली है, ठीक है, आप समझाने की कोशिश करोगे कि इसमें ये है फलाना है जी, हमने ऐसे बना, आपने देख लिया, आपका मन टिकता है, मैं कहा हाँ जी मैं तो सेट, बस हम भी सेटिस्फाइड, चल, इतना कोई नहीं दिमाग लगाएगा। और इनके पास दिमाग होता फिर हमारे पास आते, फिर खुद ना ये बैलेंस शीट्स पढ़ लेते, खुद ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में नॉलेज गेन कर लेते, खुद ना सारी ओपिनियंस ड्राफ्ट कर लेते। मेरे पास क्यों आए हैं? टू टेक माई व्यू, मेरा व्यू लेने के लिए पर्टिकुलरली, कि वो चाहते हैं एक ऐसा साउंड एंड नॉलेजेबल पर्सन जिसको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की वास्ट नॉलेज है, वेरियस डिसिप्लिन की वास्ट नॉलेज है। ये बंदा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करके हमें बताए कि कंपनी ने जो नेट प्रॉफिट शो करा, कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, कंपनी की जो इनकम पोजीशन है, क्या वो सही है, कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं एसेट्स ओवर वैल्यू कर रखी हो, लायबिलिटीज अंडर वैल्यू कर रखी हो, बाद में एकदम से बिजनेस का दिवाला सुनने को मिले, कहीं ऐसा कुछ तो नहीं। एंड उनका मेन कंसर्न क्या होता है? सॉल्वेंट है ना, इंसॉल्वेंट तो नहीं होंगे, गोइंग कंसर्न है ना, क्योंकि इन्वेस्टर को सिर्फ अपनी प्रेजेंट नीड्स ही नहीं, उसने अपनी फ्यूचर नीड्स भी देखनी है आपकी कंपनी से। मैंने जो आपके अंदर पैसा इन्वेस्ट करा, मैंने कल प्रेजेंट देखकर नहीं करना, मैंने फ्यूचर देखकर भी पैसा क्या करना है? इन्वेस्ट करना है। सर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, आपको नहीं पता। आपकी बैलेंस शीट साइन करना, आपकी ओर से एक ऑडिटेड एफएस कहना, कहां कहां किस लेवल का इंपैक्ट क्रिएट करती है, यू कांट जज। आप तो ना शायद बहुत अंडरमाइन करते हैं अपने आप को, जैसे मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे आजकल जितने नए सीएस बन रहे हैं, मैंने पहले भी शायद बात करी थी रिगार्डिंग दैट कि खुशी नहीं है यार, वो आज भी नंबरों में घुसे हुए हैं, मेरे इतने नंबर नहीं आए, मेरे उतने नंबर नहीं आए, वो मेंटली स्टेबल ही नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। चलो सीए बन गए, छोटी बात है, हर कोई बना है क्या? ये ना वैल्यू शायद अपने आप को अपनी कम लगती होती है, जब कोई सामने से कर रहा होता है ना, फिर खुशी चढ़ रही होती है, हाँ हाँ, मैं ऐसी ही हूँ भाई। क्यों? हमें पता है ना, या सामने वाले पर्सन को पता है कि वट यू पीपल है। हर बंदा आपको आम नजरों से नहीं सर, खास नजरों, यार बंदा चलता फिरता दिमाग है भाई। और ये चीजें हमने तो सोसाइटी में फेस करी, हम तो देख भी रहे हैं, इन चीजों को एंजॉय भी कर रहे हैं। अपने को लगता है कि क्या ही हो गया, सीए इंटर पास हो गई, क्या ही हो गया सीए फाइनल हो गई, हर किसी की तो नहीं हुई। कोई कोई पर्सन है ऑल ओवर इंडिया जिसका ये रिजल्ट इस वे से रह रहा है, कल को जब आप हाई स्केल्स पे जाएंगे, कोई अच्छी प्लेसमेंट पे बैठेंगे, देन यू फील कि आपका डेजिग्नेशन क्या है, किस लेवल का पर्सन है। अब प्रैक्टिस में पर्टिकुलरली आप अगर आते हैं, कल को इस प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं, हाँ इंडस्ट्री भी है, जॉब भी है, बट प्रैक्टिस एक अलग चीज है। यू हैव योर ओन ऑफिस, क्लाइंट्स विल अप्रोच यू, वेरियस कंपनीज विल हायर यू कि सर हमारी कंपनी का क्या करवाइए, ऑडिट करिए। एंड एज पर द कंपनीज एक्ट, तो आप पढ़ ही चुके हो, कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 139 है वो क्या कहता है कि आपको ऑडिटर क्या करना पड़ेगा? अपॉइंट। क्योंकि कंपनी ऑडिट करने के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर ही क्या किया जाएगा? हायर किया जाएगा। इंटरनल ऑडिट अलग होगा, एक्सटर्नल अलग होगा।
और कंपनीज के केस में तो ये टर्म मैक्सिमम यूज होती है, मैक्सिमम। उसका कारण, कंपनी में डे वन से देयर इज अ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट अलग हैंड्स में है, ओनरशिप अलग हैंड्स में। और हमने पूरा सिनारियो पढ़ा है, बेचारे तेरे वो ओनर्स मेंबर्स साल में मिलते ही कितनी बार हैं? एक बार। दैट इज कॉल्ड एज एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। अगला 365 दिन कैसे एक्सेप्ट कर ले मैनेजमेंट के कहने पे? मैनेजमेंट कह रही है, जबकि मेरे ही अपॉइंटेड है बंदे। डायरेक्टर किसने रखे? मैं नहीं रखवाए। किसने अपॉइंट करा? मेंबर्स ने अपॉइंट करा। बट स्टिल मुझे उनके ऊपर विश्वास नहीं। क्यों? वही बात है, जिसने इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करी है, क्या पता मैनिपुलेटिव हो, फ्रॉडुलेंट हो, अपने किसी मकसद के साथ हो, हमें क्या पता। क्या हमें सही पिक्चर शो की जा रही है या नहीं की जा रही? मन करे ये भी नहीं पता कि पैसा तो कब का डूब गया हो, बाहर का दिखावा विंडो ड्रेसिंग कुछ और ही चल रही है। फिर बाद में सडनली एकदम से पता लगा कि कंपनी तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन बोल दी कि जी अपना तो काम खराब हो चुका। यही सारी ड्यूटीज वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन, नॉलेजेबल पर्सन क्या किया जाए, अपॉइंट किया जाए, जो हमें कंपनी की ट्रूथ एंड फेयरनेस के बारे में क्या करे, रिपोर्ट। हमें इतना मौका होता, हमें इनके बारे में इतना पता होता, क्या हमें ये ऑडिटिंग करवाने की नीड पड़ती? बिल्कुल भी ना पड़ती। सो दिस इज द पर्पस, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिट। इसीलिए हर कोई पर्सन जस्ट एक चीज कहता है, सीए से जाके ऑडिट करवा लो। सीए स्टैंप साइन करके दे देगा, हम एक्सेप्टेबल कर लेंगे, नहीं है तो नहीं है, हम नहीं मानेंगे। एंड आजकल तो वेरियस, अगर बैंक्स की बात करो, जहां जहां जिन जिन एरियाज में जाते हो, जहां कोई फाइनेंशियल मैटर आ गया ना, कि जहां पे कोई फाइनेंशियल कैलकुलेशन आ गई, मैक्सिमम जगह पे आपको क्या देखने को मिलेगा? सीए से स्टैंप साइन करवा लो जी। अगले नहीं दिमाग लगाएंगे। इवन कोर्ट में, जुडिशियल कोर्ट्स में भी कई बार जो केसेस होते हैं ना, उसमें ना इंटरेस्ट वगैरह की, जैसे एक पर्सन ने दूसरे पे केस करा, साथ में इंटरेस्ट की डिमांड करी, एंड उसके ऊपर जो जो चार्जेस वगैरह लगते हैं, कोर्ट भी क्या कहती है कि आपकी जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है ना, सीए सर्टिफाइड करवा के लेके आओ। हमने, मेरे पास कई है, कई वेरियस कोर्ट्स में पर्टिकुलर इसको क्या करा है, हमने प्रोवाइड करा है, दे विल इजीली एक्सेप्ट इट। वो करते हैं इसको एक्सेप्ट। कोर्ट एक बार भी कैलसी उठा के दोबारा कैलकुलेट नहीं करती, बस ये देखिए सीए स्टैंप लगी हुई है। क्यों? उनको विश्वास है आपके ऊपर, आपकी डिग्री के ऊपर, आपकी एक्सीलेंस के ऊपर, द बॉडी आईसीआई के ऊपर, जो इतने साल से पर्टिकुलरली इंडिया में ये सक्सेस डिलीवर कर रही है। ये तो अगर मैं एक सिंपल सा वर्ड कहता हूं कि सीए बनना क्या जरूरी है कि एक अच्छा इंसान बनना? जरूरी तो नहीं। सब पर्सन के मॉरल वैल्यूज अलग अलग, सब पर्सन के एथिक्स अलग अलग है। बट हम नहीं चाहते ना, हम नहीं चाहते। हम ये कहते हैं कि जहां भी आप एज अ सीए वर्ड यूज करते हैं, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग द होल कम्युनिटी, द आईसीआई बॉडी। और ये ट्रांसफॉर्मेशन कब देखने को? आप नॉर्मली अपना नेम प्रोनाउंस करते हो, शायद उतनी तवज्जो, उतनी वेटेज नहीं मिलती। जब आप बोलते हो कि सीए धीरज गोयल, सामने से बंदे का वे आउट ही बोलने का क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और इसमें क्या, हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं, इसमें क्या? मुझे अगर एक प्री फिक्स दिया गया है, मैं उसको क्यों छुपाऊंगा? मैं तो ओपनली यूज करूंगा, हर जगह यूज करूंगा। एंड नेचुरली हमने नजरिए चेंज होते देखे हैं। पहले बंदा किस टोन में बात कर रहा है, जब पता लगता है कि भाई पढ़ा लिखा है। जैसे कई दुकानदार होते हैं, जीएसटी को लेकर सुना रहे होते हैं कि जीएसटी ये ऐसा है, ये फलाना है जी, हम पहले नहीं बताते, तो पहले नेगोशिएट कर ले। फिर बाद में फाइनल स्टेप पे फिर मैं कहूंगा सर हमें भी नॉलेज है सारी रिटर्न्स वगैरह की, बिलिंग बुलिंग की, हम भी सी हैं। ओ सर फिर तो सारा पता ही है आपको, यार कमाल है। चलो कोई नहीं, इतने कर दो, ये कर लेते हैं, पैसे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। क्यों? हालांकि यार किसको मूर्ख बना रहा है, हमें क्या पता नहीं क्या बात कर रहा है क्या नहीं। दैट इज, आम जनता अलग है, अब लोग पता कि इसके सामने बहस नहीं करनी। दैट इज, सो इसीलिए आईसीआई ने आपको क्या प्रोवाइड करे? एथिक्स प्रोवाइड करे कि काम करना है तो भाई देखो इंडिपेंडेंट होकर, थोड़ा एथिकली होकर करना। नहीं, आई थिंक सो इतना जो आपने सुना समझा सब बेकार, रहन दो। फिर तो हम अपनी मैनेजमेंट की बात मान लेते यार, अगर तुमने भी उनके ही बोल बोलने थे।
अगर तुमने भी उनकी ही बातें बोलनी थी, वही कहना था जो उसने कहा, फिर तो उनकी सुन लेते। तुम्हारे पे क्यों रिलाई करा, आईसीआई बॉडी पे क्यों विश्वास करा? दैट इज द मेन थिंग। सो दिस इज द मेन कंसर्न कि क्यों एथिक्स वर्ड यहां पे भी लॉन्च किया गया। नॉट सारा, अभी तो मेन एथिक्स आपको कहां मिलेगा, फाइनल्स में। ये तो भी जस्ट उसका छोटा सा भाई है, हल्का सा इंट्रोड्यूस करेगा कुछ वर्ड्स जो एक्चुअली कोड ऑफ एथिक्स है ना आईसीआई का, वो तो तभी पढ़ाएंगे जब आप सीए बनने वाले होंगे। एज पर द स्केड्यूल्स, पार्ट 1 पार्ट 2, द रिटन क्लॉजेस। एंड अगर उन कोड ऑफ एथिक्स को फॉलो नहीं करते या इन प्रिंसिपल्स को भी फॉलो नहीं करते, इट अमाउंट्स टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। एंड हमारे ऊपर आईसीआई के अगेंस्ट क्या होती हैं, फिर प्रोसीडिंग्स होती हैं। किसी ने अगर शिकायत कर दी कि सीए मेंबर ने ये नहीं करा, सुनवाई है वहां पे, अगले दिन नोटिस आ जाएगा, आजो पेशी पे, कि क्या बात है आप इंडिया में मतलब इस तरह का सीए होकर ये काम कर रहे हो। एंड उसकी फिर पनिशमेंट्स भी हैं, पेनल्टीज भी हैं, फिर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। और आजकल तो वैसे भी इनसे भी खतरनाक तो ऊपर और आ गया नाफरा, वो अलग बाप बना बैठा है। वो पहले पेनल्टी पे तैयार बैठते हैं और स्पेशल लिख कर गए 132 में कि जिन एप्लीकेशंस को, जिन फाइल को हम उठाएंगे ना, बाकी सारे इंस्टीट्यूट पीछे हो जाए, फिर हम देखेंगे वो मामला। फिर तो भाई साहब आईसीआई भी नहीं बचा पाएगा। अगर हम टू बी क्लियर, सिंपल सॉर्टेड बात करें, इनका अब मोटिव जो है ना, क्योंकि डे बाय डे कितने फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, कितना कुछ नेक्स्ट आगे देखने को मिलता है, स्टिल रुक नहीं रहा, खत्म नहीं हो रहा। पर आईसीआई को डे बाय डे अपनी स्टैंडर्डाइजेशन क्या करनी पड़ रही है, इंक्रीज करनी पड़ रही है, लेवल्स क्या करने पड़ रहे हैं, इंक्रीज करने पड़ रहे हैं, ताकि हमारा कोई पर्सन, हमारी कम्युनिटी का पर्सन, और ये अपना लोगों का प्रोफेशन ही ऐसा है, गलत शायद कोई एक करेगा, पूरे इंडिया में कहीं से करेगा, और उसका इम्पैक्ट पूरी कम्युनिटी को झेलना पड़ेगा। जितने तेरे प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, आपने अगर कभी कॉमन लैंग्वेज में लोगों के मुंह से सुना हो, अब वकीलों का तो काम ही ऐसा। कितने के वकीलों को मिल लिया भाई तू? किसी एक ने गलत करा होगा, किसी एक ने पैसे पूसे ज्यादा ले लिए होंगे, या इधर उधर का काम, आदत होती है सो, किसी एक ने करा होगा, बट सुनाने के लिए उसने किसको सुना दिया, सब। और डॉक्टरों के तो बुरे हाल हैं। आप कहते कितने के डॉक्टरों से मिल लिया भाई तू? क्यों? ये प्रोफेशन ऐसे। आप कभी भी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते, आप हमेशा पूरी बॉडी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जिसका आप लोग पार्ट हैं। अगर मैं कह दूं जी उनको क्या धीरज गोयल के ऊपर विश्वास है? नहीं है। उनको आईसीआई बॉडी के ऊपर विश्वास है कि इनका करिकुलम हमने देखा है, इनका स्टडी पैटर्न हमने देखा है, पर्टिकुलरली कि आज तक टच वुड पर्टिकुलरली क्या कभी कोई पेपर लीकेज एंड ऑल कभी वर्ड सुना? पता ही नहीं होता किसी को, पता ही नहीं है। और अब तो साल में 3 बार पेपर हो गए, जबकि पेपर्स कंडक्ट कैसे होते हैं, होते तो ऑल ओवर इंडिया ही है। कभी कोई ऐसा सिनारियो सुनाओ, मतलब दैट इज द एक्सीलेंस व्हाट आईसीआई इज डिलीवरिंग, दैट इज व्हाई द पीपल हैज ट्रस्ट। हर किसी का काम है सीए बनना, कमाल करती सर। हमारे टाइम पे अगला कहता जी वहां तो बड़ी मुश्किल थी जी, बड़ी मुश्किल। आज भी हमारे पास कई पुराने पुराने चलो पर्सन मिल जाते हैं जी, वो अभी भी रिजल्ट जी 1-2% ही आता है। क्यों? पहले ऐसे सिनारियो थे। अच्छा, पहले रिजल्ट 1-2% क्यों आते थे? कोई गाइडेंस ही नहीं थी। मैक्सिमम उस टाइम पे क्या थी, फेलियर थी। क्यों? पता ही नहीं था सिलेबस क्या है, कोई मॉड्यूल्स नहीं थे, कोई नेक्स्ट आगे टेक्स्ट बुक नहीं थी जहां से आपको पढ़ने को मिले कंटेंट। अब रिजल्ट 14-15% या 20-20% तक भी अगर जा रहा है, मैक्सिमम भी अगर मैंने देखा जी 22 तक शायद देखा है, इसके ऊपर तो वो भी जमाना हो गया देखे हुए, दोबारा खींच के फिर वापस ले आते हैं। हाँ but ठीक है, डिमांड सप्लाई भी तो मेंटेन करनी है, वर्थ भी तो आप लोगों की मेंटेन करनी है। हर कोई पर्सन अगर बनने लग गया तो वर्थ कहां से रहेगी? ये चीजें भी देखनी पड़ती। एंड एज पर द नीड्स, मानना कि इकोनॉमी के लिए अपने को पर्टिकुलर लाखों सीए और चाहिए, फिर आज ही थोड़ी बना देंगे। ओवर द टाइम, ओवर द टाइम, धीरे 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 जितने लोग हैं पर्टिकुलरली कैपेबल है, तो है, पोटेंशियल है, तो पास होगा सर, ऐसे नहीं पास होगा। तो ये सारी बैकएंड चीजें कहीं ना कहीं इनके चल रही। अब इसमें अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा सिलेबस के बारे में बात करूं, लिटिल बिट जस्ट सेक्शन वाइज वेटेज,
इंडेक्स आप लोग ओपन कर सकते हो। इंडेक्स ओपन करिए फटाफट एक बार। उस इंडेक्स के अंदर मैं आप लोगों को जो वेटेज दे रहा हूं, ये आईसीआई की वेटेज है। जो ये कहते हैं, मानना ना मानना उनके ऊपर, श्योरिटी कोई नहीं है, बट एक आइडिया है कि अगर मेरा 100 मार्क्स का पेपर कंटेन्ड होगा तो मेरा कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज के अंदर आपको मिलेगा। एंड देयर आर टोटल 11 चैप्टर्स इन अवर सिलेबस। 11 में अगर हम बात करें, कुछ बड़े टॉपिक्स भी हैं, कुछ छोटे टॉपिक्स भी हैं, थोड़ा मिक्स मैच सा चलेगा। क्लियर, बट बड़े कंफर्टेबली अगर आप सही चलें, बड़े कंफर्टेबली आप लोगों का ये डेली बेसिस पे ऑन एन एवरेज 75 to 80 लेक्चर्स इट विल टेक। ऑल थिंग्स जितना भी कंटेंट आप लोगों का है, डेली अगर अपना लेक्चर चलता रहे तो 75 to 80 तक बड़े प्यार से ये लेक्चर्स लेते हैं। एंड वेरी फिक्स्ड है, प्लान्ड। बट मुझे आप लोगों से पर्टिकुलरली जो कुछ कमिटमेंट्स हैं, मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। क्लियर, अभी नहीं, पहले आप एक बार स्टार्ट करें कि इसको पढ़ने का वे आउट क्या है। नहीं, मोस्टली आप लोगों ने फेलियर जो सुनी होगी, या सीनियर्स का भी अपन देखते हैं जिनका क्लियर नहीं हुआ, सर ऑडिट में तो नंबर ही नहीं आते जी, ऐसा है जी, फलाना है जी। आने को सब आते हैं, सब पास्ड होते हैं, बढ़िया नंबर आते हैं, एग्जाम्शंस भी आती हैं। पॉइंट है कि आपकी ग्रास्पिंग पावर की, पॉइंट है कि आपने उसके ऊपर अपनी वोकैबुलरी कैसे मेंटेन करी है, कितनी आप लोगों ने उसके ऊपर होल्ड करा है बाय डूइंग द राइटिंग प्रैक्टिस। इसका तरीका दूंगा, पर वही बात है कि कहना सबको होगा, मानता कोई कोई। मानोगे, यही आपका सब्जेक्ट आपका पॉजिटिविटी में ऑल टाइम रहेगा। सर नंबर का तो नहीं मुझे पता जी, पर मैं पास हूंगा, इतनी श्योरिटी मेरी है। एंड वही प्रीवियसली जो अभी बोथ ग्रुप पास आउट हुए हैं Gen 26 में से, अंकिता बंसल, उसकी खुद की वर्डिंग है, कहती सर मैं मतलब, उनके पेरेंट्स आए, वो इतने ज्यादा खुश, पर्टिकुलरली कहते जी मुझे नहीं पता था इसका रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, बट ये पेपर देकर, आपके एमटीपीज देकर ना, ये पहली कॉन्फिडेंट थी। इसने मुझे पहले ही कह दिया था कि पापा मेरा क्लियर है। हालांकि अभी Gen 26 के पेपर हुए भी नहीं, जस्ट आपके एमटीबीज देकर शी इज टू कॉन्फिडेंट, कहती बड़े आराम से क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। एंड ऑडिटिंग में एग्जाम्शन भी है। फिर आपा कहते जी वो लोग कहां से आ जाते हैं, और भी कितने बच्चे, 60+ वाले भी हैं। सो ये ना एक मिथ है जो आपको डराने के लिए हर बंदा कह देता है, एक ना माइंड सेट में पहले ही बिठा देते हैं। ऑल ओवर इंडिया वैसे भी आजकल कहीं ना कहीं कोई मीम्स, कोई रील्स, कुछ ना कुछ चलता जा रहा है, अगले पहले ही मिथ आपके माइंड में पक्का कर देते हैं जी ऑडिटिंग सब्जेक्ट है ही ऐसा। हम कहते हैं कि थोड़ा सिस्टमेटिकली चला जाए, प्रॉपर वे से चला जाए, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड सेकंड थिंग इज, पास तो फिर भी करना पड़ेगा, पास तो करना पड़ेगा। फिर अपा भाई रो रो के क्यों करना, हंस के करो, खुशी खुशी जितना हो सके थोड़ा करो करो। अपने लोगों को ना आदत पड़ चुकी है टेंशन लेने की। असल में सुबह उठकर तो इस बात की चिंता होती है कि आज टेंशन क्यों नहीं आई, ये भी होता है। अपा इतने ज्यादा ना वो हो चुके हैं इस चीज में, जब पता है करिकुलम का पार्ट है, आप उसके सॉल्यूशंस ढूंढो, हाउ टू डू। ये थोड़ी व्हाट टू डू करना, क्या वो तो पता है कि ये करना है भाई, ये पढ़ना है, ये सिलेबस का पार्ट है। अब ओवर थिंकिंग को आप ज्यादा प्लेस दोगे, दिमाग में ज्यादा ही बिठा कर रखोगे, ये तो ऐसा है फलाना है, एक फोबिया पहले ही मन में क्रिएट कर लिया, फिर कहां से पॉसिबिलिटी है। आपने एक जगह पहले किसी और को प्रोवाइड कर तो दी। हम कहते हैं यार सिलेक्टेड पढ़ो, तरीके से पढ़ो, और तेरे ड्यूरिंग द टेन्योर जब तक सिलेबस चलेगा, पार्ट सिलेबस के जरिए तेरा 80% ऑफ द सिलेबस तो मैं राइटिंग में लिखवा लूंगा तुमसे। पर वही है, इफेक्टिवली परफॉर्म तो आपको करना पड़ेगा। इसी रूम में से पर्टिकुलरली बच्चे हाईएस्ट नंबर वाले भी होंगे, लोएस्ट वाले भी होंगे, पर अगर कोई तरीका पूछ रहा है, तरीका मैंने सबके लिए कॉमन ही बताया, एक ही बताया है, सबके लिए लेक्चर भी एक ही बताया, किसी को अलग से नहीं पढ़ाना, सबके लिए कॉमन चलेगा। बात होती है अपने मानने पे, फेथ करने के ऊपर कि सर दिस बुक, एंड दिस बुक इज वन ऑफ द बेस्ट बुक इन टूडेज, आज की डेट में जो चल रही है सबसे बेस्ट। सीए सुरभि बंसल मैम की बुक है, दिल्ली के टीचर। एंड मतलब मेरी इतनी उम्र नहीं है जितना इनका एक्सपीरियंस होगा पढ़ाने का पर्टिकुलरली, ठीक है ना, इतना मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने भी पर्टिकुलरली इनकी बुक्स क्या करी हैं, फॉलो करी, सीए इंटर में, सीए फाइनल्स में, नेक्स्ट आगे टिल डेट अब तक मैंने कोई और राइटर ऑप्ट नहीं करा।
एक ही चल रहे। अगर मैं दीपक सर की बात करूं, दिनेश सर की बात करूं, साहिल सर की बात करूं, मेरी बात करूं, हम लोगों ने टीचर ही ऑडिट में एक फॉलो करा, सुरभि बंसल, पर्टिकुलर एक। अब ये बुक में मैं डेडली श्योर हो सकता हूं एक बात को लेकर, दैट वी आर नॉट रीडिंग द बुक, वी आर एक्चुअली टेकिंग द मटेरियल फ्रॉम द मॉड्यूल, एग्जैक्टली कॉपी। हाँ बस ये मान लो जो काफी वास्ट चीजें होती है ना, फालतू का लिखा होता है, वो कट डाउन कर दिया, सारा मॉड्यूल, सारा मॉड्यूल। ये तो ये मानो कि मैंने पैसे लगाए हैं इस पे, नहीं तो अपन मॉड्यूल ही पढ़ लेते। एग्जैक्टली लैंग्वेज सेम, कोई फर्क ही नहीं है। मैम ने भी कंटेंट वहां से उठाया, डिट्टो कॉपी पेस्ट, बुक बना दी, हाँ कंसाइज कर दी। मॉड्यूल पर्टिकुलरली एक तो होते छोटे हैं, खुला खुला प्रिंट होता है, चैप्टर देख के वैसे ही घबरा जाए, हाँ 2 मॉड्यूल है, ये पतली सी बुक देख के वैसे ही हौसला हुआ पड़ा है, इतनी सी बस। हाँ बट इतने में भी बहुत कुछ है, इसके अंदर भी बहुत कुछ है, बट एक माइंड सेट है ना, एक माइंड सेट है कि देखकर वैसे ही हौसला हुआ कि अच्छा ये वाला कंटेंट करना है। बट क्लियरली एंड डेडली श्योर होकर आप एक चीज पे फेथ कर सकते हो, वी आर हैविंग द मॉड्यूल। और नेचुरली अगर मैं कह दूं जो पेपर में फेलियर का कारण है ना, वे भी सुन लो, जो मिथ आप लोगों को क्रिएट करवाए हुए हैं लोगों ने, और वो मिथ क्रिएट करने का जो है कि ये पास ही नहीं होता जी, ऑडिट पास ही नहीं होता, फाइनल्स में भी एक ही रोना, ऑडिट जी, ऑडिट जी, ऑडिट जी। भाई जब तक तुम वोकेबलरी अगले को लिख कर नहीं दोगे, वो लॉ की तरह एक्सपेक्ट करते हैं कुछ भी लिखाओ, या केस स्टडीज को अपनी लैंग्वेज में वहां पे रिप्लाई दे दो, नहीं चलेगा। अगला सुजेस्टेड आंसर किसके अकॉर्डिंग लेके बैठा है, आईसीआई की वर्डिंग के अकॉर्डिंग लेके बैठा है। एंड ऑल ओवर मेरे पास एट प्रेजेंट 4 राइटर्स पढ़े ऑडिट के, 4 राइटर्स जो इंडिया में नेशनल लेवल पे पढ़ा रहे हैं, अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं टीचर्स, चारों पढ़े। और जिस दिन पर्टिकुलरली बुक मंगवाई थी ना, जस्ट 5 मिनट ऐसे देखी बुक, बंद करके साइड पे, कुछ नहीं है, ये बड़ी है, आप ठीक कर रहे, अपना अच्छा चल रहा, कुछ भी नहीं दे रहे यार, कुछ भी नहीं दे रहे। बस पर्टिकुलरली गाने सुना सुना के ना मेमोरी टेक्निक्स बना दी, शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट वर्ड, शॉर्ट वर्ड, इतना कंसाइज करवा दिया, बच्चे को सिर्फ वर्ड ही याद है, शॉर्ट वर्ड्स। पेपर में वो लिख के नहीं आ रहा, पेपर में उनको मेमोरी टेक्निक्स गाने याद आ रहे, कैसे रटवाया गया था, कैसे करवाया गया था, अंदर की वर्डिंग बेचारा लिख ही नहीं पा रहा, अंदर लिख ही नहीं पा रहा। जब तक आप अंदर की वर्डिंग उसको, और ऊपर से सर प्रोफेशन है अपना ये ऑडिटिंग, अगला कैसे इस केस में आपको माफ कर दे कि भाई कुछ भी लिख दे पास हो जाएगा, मतलब ही नहीं, लगता उठ के जा भाई, 5 में से 1 नंबर 2 नंबर, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। लिखा ही कुछ नहीं है, वोकैबुलरी मैंने शीट्स पढ़ी, बच्चा कह देता सर मैंने तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करा था जी, पता नहीं नंबर क्यों नहीं आए। मैं कहा तू एक काम कर, मेरे पास शीट लेके आ। मैं कहा तू सच माने, इसने अभी ज्यादा दे रखे हैं तुझे, मैं चेक करूं, कुछ भी नहीं लिखा तूने। कहता है सर। मैं कभी गालियां खाएगा, चला जाए से। मैं कहा तू लिख क्या रहा है यार, अगला पूछ क्या रहा है, पता नहीं क्या इधर उधर की इनडायरेक्ट लैंग्वेज एंड ऑल। मैं कहा शुक्र मना उसने पता नहीं एक आधा नंबर भी तुझे दिया है, क्यों दिया है, कुछ भी नहीं सर्व करा हुआ। और उसका कारण, वो हमें तो जी बस मेमोरी टेक्निक्स पढ़ाई गई थी, आउट ऑफ कहीं से पढ़े हुए, हमें जी मेमोरी टेक्निक्स पढ़ाई गई थी, वो तो हमें याद थी, हमें पूरा पूरा पॉइंट याद। मैं कहा भाई अंदर की वर्डिंग कहाँ पे है, अंदर की वर्डिंग कहाँ पे है, जब तक वो नहीं लिखेंगे नहीं नंबर मिलते। तब जाकर मेरा मन और पक्का हो गया, मैं कहा नहीं अब तो चाहे हार्ड क्यों ना हो, यही पढ़ना है, यही बुक पढ़ानी है, इसी पे बार बार आपसे वर्ड सुनने हैं, आपसे लिखवाना है, कि पहले दिन से ही तैयारी हार्ड लेवल की कराऊंगा। और मल्टीपल टाइम जब स्क्रीनिंग इस बुक की कर लोगे, तुम्हारे लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगी, तुम्हारे लिए न्यू नॉर्मल हो जाएगी कि कुछ भी नहीं है, ठीक है सर, नहीं अदरवाइज बाकी फेलियर्स का कारण जो है ना वो ये, अगले कंटेंट डिलीवर नहीं कर रहे। अगला पता है आजकल बच्चा भी क्या चाहता है, समरी, शॉर्टकट्स दे दो, बट शॉर्टकट्स किसी किसी पेपर्स में ही काम करते हैं, हर किसी पेपर में काम नहीं करते। एंड ऑल ओवर इंडिया जो भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो इतना ज्यादा शॉर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी ज्यादा वो अपनी क्रिएटिविटी फालतू की चीजों में कहीं ना कहीं लगा रहे हैं, यार तुम कंटेंट ही लिखवा लो, बार बार कंटेंट की प्रैक्टिस करवा लो। सो इन्होंने यहाँ पे सिलेबस की जो वेटेज गिवन है, सबसे पहला टॉपिक जो हम शुरू करेंगे दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड वर्ड पढ़ी क्या लिखा हुआ है, स्कोप ऑफ ऑडिट। जो सर
मेरे लिए तो बहुत बड़ा बेस है। जितने भी कंटेंट आप नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे सबका फाउंडेशन आपको कहां से देखने को मिलेगा, चैप्टर नंबर 1। आप ये मानो चैप्टर 1 जिसका सही चल गया, चैप्टर 1 एंड 2 आपके नेक्स्ट सारी बुक में इन्हीं में से वर्ड मिले, क्योंकि मेरी जितनी टर्म्स है ना सारी टर्म्स तेरी चैप्टर 1 में रिवील कर दूंगा काफी हद तक। काफी कोई पर्टिकुलरिटी होगी तो अलग बात है। काफी टर्म्स आप लोगों की वन बाय वन क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, दैट इज। और यहां पे आप लोगों की जो वेटेज दी गई है वो कितनी वेटेज दी गई है, 4 से 6%। दैट मीन्स मैं तो एक्सपेक्ट करता हूँ 5 नंबर कि चलो एक क्वेश्चन आएगा, पर मैं उस पॉइंट से नहीं, मेरे को किस पॉइंट से इसको पढ़ना है कि ये मेरा फाउंडेशन। मुझे चैप्टर 2 3 4 जितने कंटेंट चल रहे हैं वो समझ ही तब आएंगे जब पहला बेस अच्छा होगा। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट ऑडिट स्ट्रेटजी, जो आपका चैप्टर नंबर 2 है। ऑडिट स्ट्रेटजी, प्लानिंग एंड प्रोग्राम, ये चैप्टर आपका कंटेन करता है जी 8 to 12%। आप जस्ट कल ये लिखो, मैं अभी वर्ड एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जब आएगी बारी सब समझाएंगे। आप जस्ट वेटेज लिखो कि कौन सा चैप्टर आपका कितने मार्क्स में मिलने वाला है, ताकि जब आप मुझसे फाइनली पूछेंगे सर मुझे कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहिए, मेरी तैयारी किस तरह से चलेगी, तेरे पास एक माइंड मैप होना चाहिए कौन सी एग्जाम में, अटेम्प्ट में कितनी कितनी वेटेज आप लोगों की चलने वाली। सो चैप्टर नंबर 2 आपकी वेटेज रखता है जी कितनी, 8 से 12%, एवरेज 10 नंबर। क्लियर। देन आगे चैप्टर नंबर 3 भी, 3 रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, ये भी सेम वेट है सर, 8 से 12%, मतलब एवरेजली 10 नंबर। 10 नंबर के अंदर ये कंटेंट आपको मिलेगा। क्लियर। देन चैप्टर नंबर 4, क्लियर, चैप्टर नंबर 4 जो है सर, चैप्टर 4 की वेटेज ना 6 के साथ, क्लियर, चैप्टर 4 की वेटेज इन्होंने कहां लिखा हुआ है, 6 देखना कहां पे डॉक्यूमेंटेशन, ये पहले तो 4 ही चल रहा है, ये रहा चैप्टर 4 एंड 6, 4 एंड 6, 5 को बीच में मत लेना, 5 की वेटेज अलग है। 5 की जो वेटेज है वो कितनी है जी, ये रहा 12 से 20%, मतलब एवरेजली, एवरेजली 15 नंबर। जो चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 आपका अकेला कितने में मिलेगा, 12 से 20%। क्लियर। और जो 4 एंड 6 है, इसकी ब्रैकेट इधर लगा लो। क्लियर। 4 एंड 6 जो है, 4 एंड 6 की वेटेज आपको मिलेगी जी पेपर्स में, और सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर में कवर होता है चैप्टर नंबर 4, 12 से 18, मतलब ये दो चैप्टर भी एवरेज 15 मार्क्स, एवरेज 15 मार्क्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर। देन आफ्टर दैट हमारे पास जो चैप्टर नंबर 7 है जी, पढ़िए चैप्टर नंबर 7, 7 कहां पे है, ये रहा कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये भी 8 to 12, मतलब आपको दिख रहा होगा मोस्टली चैप्टर आपके ऐसे हैं जो 8 10 नंबर, 8 10 नंबर में पक्की वेटेज में है। तो चैप्टर नंबर 7 कंप्लीशन एंड रिव्यू, ये भी आपको एवरेजली मिल जाता है 10 नंबर के अंदर, या परसेंटेज लिख लो 8 to 12। क्लियर। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट वर्ड है जी ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट जो आप लोगों का टॉपिक है, ये अच्छा भी है और अपना मेन टॉपिक्स में कवर होता है। क्यों, रिपोर्टिंग करना हमारा मेन टास्क है, प्रॉपर एक रिपोर्ट बनाकर देना। क्लियर। जिसमें आपको वेटेज कितनी मिलेगी, वही सर 8 to 12, दैट मीन्स वही एवरेजली 10 नंबर। क्लियर। देन चैप्टर नंबर 9, चैप्टर 9 और 10 इन दोनों को मिलाकर, 9 और 10 दोनों चैप्टर्स की वेटेज 12 से 18, 12 से 18 का मतलब वही एवरेज 15 नंबर। और अगर इसको भी डिवाइड करना है ना, 10 और 5 या 8 और 7 कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। यहां पे आके ना हमें दोनों चैप्टर्स परफेक्ट करने पड़ सकते हैं। क्यों, डिफाइंड नहीं है कि सब टॉपिक्स कितने नंबर में आएंगे। ये कहा गया 9 और 10, और कई बार ऐसा होता है 10 आया ही नहीं, बैंक ऑडिट के बारे में कुछ नहीं पूछा, सारा ही किसके बारे में पूछ लिया, स्पेशल एंटिटीज के बारे में। या स्पेशल एंटिटीज का जस्ट एक 4 नंबर का क्वेश्चन, बाकी 12 नंबर में कौन आ गया, बैंक ऑडिट। तो यहां अपने को दोनों पे स्केल। हाँ मजेदार चीज ये है, वो लास्ट वाला सबसे छोटा चैप्टर, क्योंकि नाम भी क्या था, ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये बढ़िया है। एथिक्स आपके जी 8 से 10 नंबर के आने ही आने। कहां देख, 10 नंबर में, 8 से 10 नंबर में कितने पढ़े हैं ऊपर चैप्टर, और वो इतने लेंथीएस्ट। ये छोटा सा चैप्टर पेजेस भी चेक कर ले कितने, 12 13 पेजेस है। ये पर्टिकुलरली तेरे 8 से 10 नंबर में फिक्स्ड है, आने ही आने। एथिक्स के बिना पेपर सेट ही नहीं होएगा, एथिक्स पूछे जाएंगे ही जाएंगे। सो ये जस्ट मेरी एक ओवरव्यू था सेक्शन वाइज वेटेज कि कैसे आईसीआई ने इसको एक्सप्लेन करा। अब सुनो जी,
आइए, आपके पास कोई पेज देखना खाली पड़ा फ्रंट पे या इंडेक्स के पीछे कहीं भी, चैप्टर 1 के साथ में पड़ा हो, जहां स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में है, देन लास्ट पे आ जाओ। लास्ट में अगर नोट्स वाला पेज है, और सुनो, इसमें अभी कर रहा हूं एक बेसिक डिस्क्रिप्शन, और एक मैंने लिखवाना है ऑडिटिंग का प्रोसेस। ऑडिटिंग का प्रोसेस अभी बना रहा हूं टाइम फ्रेम, थोड़ी स्पेस मैनेज कर लेना, हाफ पेज छोड़ के रखना, इस तरह से इसको मैनेज करना, हाफ पेज छोड़ के रखना, मुझे ऑडिटिंग का प्रोसेस लिखवाना, समझे ना, वो बाद में चलेंगे, पहले अपन एक बेसिक टाइम फ्रेम बनाते हैं, पहले समझो, क्लियर। मैं ऑडिटिंग पढ़ाते टाइम मैक्सिमम एग्जांपल आपको किसकी टेकअप करूंगा, कंपनी, क्योंकि कंपनी में सबसे परफेक्ट एग्जांपल ऑडिटिंग की बड़ी अच्छी बैठती है, बट इट डजेंट मीन ओनली कंपनी को ऑडिट करवाने होते हैं सर, अदर क्या, एनी टाइप ऑफ एंटिटी, whether it is profit oriented or not, even एनपीओ, इवन एनपीओ ऑर्गेनाइजेशंस के भी क्या होते हैं, ऑडिट्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, रिलीजियस ट्रस्ट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज, वेदर स्मॉल स्केल, मिड स्केल, लार्ज स्केल, कोई मतलब नहीं, इररिस्पेक्टिव ऑफ फॉर्म, हमें कोई फॉर्म से मतलब नहीं है कि वो सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है, एओपी है, सोसाइटी है, कोई भी हो, हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं। अगर मैं एक सिंपल वर्ड तुमसे पूछूं, ऑडिट किस एंटिटी का होता है, किसी भी एंटिटी का, हाँ कुछ पे मैंडेशन है, स्टैट्यूटरी मैंडेट है, और कुछ वॉलंटरली करवा लेती। नहीं, अगर मैंने मान लो सपोज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवा लिया, मेरे पे कोई लीगल मैंडेशन नहीं थी, मैंने कोई गुनाह कर दिया, मैंने अपनी सेल्फ एश्योरेंस के लिए, अपनी तसल्ली के लिए सीए से क्या करवाया, ऑडिट करवाया, कि जी मेरे को हिसाब नहीं है, मेरे मैनेजमेंट वालों ने ये कुछ बना के दिया, देखना एक बार सही बनाए, कुछ गलत तो नहीं है, क्या इन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने आप में सही बनाई है, ट्रू एंड फेयर व्यू शो करती हैं, मैंने उनसे पूछ लिया इसमें क्या। सो ऐसा कुछ नहीं है ये सारी चीजें कि सर ऑडिट तो सिर्फ उन एंटिटीज का होता है, सिर्फ उन एंटिटीज का होता है पर्टिकुलरली जहां पे कोई लीगल मैंडेशन, कुछ नहीं है, जिनके ऊपर तो लीगल मैंडेशन उनको तो वैसे ही करवाना पड़ेगा एज पर सेक्शंस, और जिनके ऊपर नहीं है, जिस तरह के बेनिफिट्स आप हमें बता रहे हो, मन तो हमारा भी कर रहा है कि ऑडिट करवा लिया करो, क्या खास बात है जी, कम से कम एक रियल पिक्चर तो आपके सामने क्लियर होती है, पता तो होती है कि अपन ने क्या कमाया क्या नहीं, हमारी नेट पोजीशन क्या है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, दैट इज। सो मैं कंपनीज के केस में एग्जांपल ले रहा हूं, लेट मी ड्रॉ सम एक टाइम फ्रेम, कि इस केस में होता क्या है। सर टाइम फ्रेम देखने में सेम होगा, बट वर्ड्स मेरे थोड़े अलग होंगे, क्योंकि अब चलूंगा मैं ऑडिटिंग के पॉइंट से, नॉट लॉ के पॉइंट से। सबसे पहले सर, एक फाइनेंशियल ईयर आपका क्या होता है जी, क्लोज, फॉर एग्जाम्पल आई एम टॉकिंग अबाउट द 25-26, क्लियर। अगर 25-26 आपका क्लोज्ड होगा, तो आपकी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी सर, 31 मार्च 2026, एंड मैनेजमेंट ने इस टेन्योर की, जो भी ये वाला टाइम पीरियड है, इसमें जितने भी इवेंट्स ट्रांजैक्शंस आपकी हैपन हुई होंगी, उन इवेंट्स को, उन इवेंट्स या ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हुए क्या प्रिपेयर की होंगी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स से फाइनली, कि मैं अभी तक वर्ड सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स लिखूंगा, क्योंकि 31 मार्च तक पहले बनती हैं बुक्स, एफएस नहीं बनती। अच्छा, इसमें तुम सिनारियो भाई थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, लिस्टेड एंटिटी और अनलिस्टेड, मैं नॉर्मल अनलिस्टेड की बात कर रहा हूं, क्योंकि लिस्टेड वालों में थोड़ा ज्यादा तेज चलता है, उनके तो क्वार्टरली रिजल्ट्स भी पेश होते हैं, तो उनका सिनारियो थोड़ा डिफरेंट है। मैं बिल्कुल एक प्लेन कंपनी, सिंपल कंपनी की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल सी कंपनी की बात कर रहा हूँ, कि आमतौर पे इनके केस में क्या होता है। सर जब ये फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हुआ होगा, अराउंड अराउंड अप्रैल में क्लोजिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि 31 तारीख तक तो इवेंट्स हैपन हुए होंगे, क्लोजिंग प्रोसेस तो आगे चलता रहता है, 2 महीने 3 महीने, जीएसटी जमा होएगा, टीडीएस जमा होएगा, टीडीएस की रिटर्न फाइल होगी, तकरीबन मई मंथ तो वैसे निकल जाता है, जून मंथ तक कंपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करते हुए फाइनलाइज करने का प्रोसेस क्या कर लेती हैं, शुरू कर लेती हैं। एंड जो भी टेन्योर, लेट मी टेक एन एग्जांपल, यहां पे एक डेट, सर लेट इट बी 15 जुलाई को हमारी मैनेजमेंट
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर कर लेती है। ये मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या कर लेती हैं, प्रिपेयर कर लेती हैं, फाइनलाइज कर लेती हैं। एंड दिस डेट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ कौन सी, अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब बात आती है कि अपन ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 पढ़ा था, जिसमें ये बताया गया था डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस का मतलब क्या होता है, जिस दिन मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करती है, अज्यूम करती है, टेकअप करती है, दैट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस। क्योंकि सर यहां पे बट अडॉप्शन नहीं आएगा, अडॉप्ट कौन करते हैं, मेंबर्स, वो भी कहां पे, एजीएम। वो आएगा बाद का सिनारियो। इन्होंने 15 जुलाई को ठप्पा लगा के दे दिया कि सर हमारी ओर से पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या हैं, रेडी। क्या ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो रेडी हुई हैं एज पर द नेक्टमेंट, मैनेजमेंट ने सारी चीजों का ध्यान रखते हुए बनाया होगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लायंस करे होंगे, 100 चीजें सब कुछ करते हुए करा होगा। क्या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली एजीएम में रख दिया जाए, क्योंकि वो तुमने पढ़ा था लेइंग ऑफ, कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको आपको एजीएम में क्या करना पड़ेगा, लेट डाउन करना पड़ेगा, सो दैट कि मेंबर्स उसको क्या करें, अडॉप्ट करें। बट क्या वर्ड वहां पे अपन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा था, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या है, यही एफएस नेक्स्ट आगे किसको प्रोवाइड कर दी जाती हैं, हैंड ओवर टू ऑडिटर। यही फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज पर द करिकुलम बनाई गई है, एज पर द, जिनको मैनेजमेंट कह रही है हमने ट्रू एंड फेयर व्यू शो करा, रिलायबल है, क्रेडिबल है, सब कुछ है, मैं कह जी जो होगा कोई नहीं, हमारा पर्सन देखेगा। मतलब एक इंडिपेंडेंट पर्सन, एक इंडिपेंडेंट ऑडिटर कंपनी क्या करती है जी, अपॉइंट करती है, और उस इंडिपेंडेंट ऑडिटर की क्या लगाती है, ड्यूटी लगाती है कि आपका काम है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करना, एग्जामिन करना, क्लियर, एंड एग्जामिन करते हुए हमें क्या बनाकर देना, रिपोर्ट। एंड दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड एज ऑडिट, दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड एज, मतलब ऑडिटर यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने नोटिस करी हो, ऑडिटर तब तक अपना ऑडिट स्टार्ट नहीं करेगा जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर मैनेजमेंट क्या नहीं देती, अप्रूवल, कि पहले तुम कर लो भाई। ऐसा ना अगले के कोई नहीं सर इतने आप ऑडिट शुरू करो, नहीं जी नहीं, पहले आप कर लो। आप अपनी ओर से फाइनली फाइनली एक्सेप्ट करके मुझे दे दो कि जी हमारी ओर से बिल्कुल ऑल ओके सेट बना पड़ा है, ये लो अब इसका ऑडिट शुरू करो, मैं तब करूंगा, मैं इन बिटवीन पंगा नहीं लूंगा। तुम तो रोज ही कभी क्या चेंज करवाओगे, कभी क्या चेंज करवाओगे, मैं कहा कोई नहीं सर 15 जुलाई हुई है, आप कर लो पहले, मैं फिर ऑडिट शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने अगर शुरू कर लिया ना, मुझे बीच में दखलंदाजी नहीं चाहिए, मैं अपने तरीके से काम करूंगा। फिर तुम कभी कहो ये तो यहाँ है जी, ये तो वहां है जी, हाँ इसका सेट करना रह गया, ये चेंज करना रह गया, तू कर ले भाई, मुझे तो डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ एफएस के बाद ये देना, पहले ना दियो। कहते हैं हाँ जी 15 जुलाई को हमने ठप्पा लगा दिया, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या कर ली, अज्यूम कर ली, और इनको हैंड ओवर कर दिया गया किसको, टू द ऑडिटर। अब ऑडिटर का काम क्या है, ऑडिटर अपने प्रोसेसेस, ऑडिटिंग अप्रोच लगाते हुए, वेरियस प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हुए, प्लानिंग स्ट्रेटजी प्रोग्रामिंग यूज करते हुए अपने एविडेंसेस क्या करेगा, कलेक्ट करेगा। एविडेंसेस का मतलब क्या है, जिनके बेसिस पे मैं कल को रिपोर्ट क्या करूंगा, क्या कि क्या मुझे गलतियां मिली, अगर मिली किस लेवल की मिली, क्या मटेरियल लेवल था, क्या प्रिवेसिव लेवल था, या जस्ट माइनर मानी मोटी गलती तो सब जगह होती है, इतना तो मैं भी केयर नहीं करता, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो खुद यूजिंग मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यूज करते हुए बनाई गई हैं, तो इतना तो ऑडिटर भी अगर सीधी सी बात करें, सर देखो जी मुझे इस रिपोर्ट के अंदर अगर सही मानो, मुझे इस रिपोर्ट के अंदर क्या प्रोवाइड करनी होती है, एश्योरेंस, एक तसल्ली, वाया वाया ओपिनियन, वाया ओपिनियन, ओपिनियन मींस मेरा व्यू पॉइंट, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, मेरा व्यू पॉइंट सुनना चाहते हैं, आप कहते हैं नहीं सर आपकी क्या राय है, राय, वो ये जानना चाहते हैं कि आपका इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर क्या मानना है, आपका व्यू पॉइंट क्या है। कहते जी वही
मैं वही नहीं, आप सच बताओ, सही बताओ, हमें नॉलेज नहीं, हमें नहीं पता कंपनी क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। सर आपको तभी तो रखा गया यहाँ पे। और ऊपर से अगर वर्ड आपने थोड़ा ध्यान से देखा हो, मैंने ऑडिटर नहीं वर्ड क्या लिखा, इंडिपेंडेंट। कि आपको किसी बात का डर नहीं है जी, हमारी ओर से खुली छुट्टी है। इनकी रेल बना दो जाके मैनेजमेंट की, कोई चक्कर नहीं है, कोई आपके रास्ते में नहीं आएगा, आपको हमारी ओर से फुल पावर है। और आपको कभी गड़बड़ लगे, ये आपसे कॉपरेट ना करें, ये आपको प्रॉपर वे से ऑडिटिंग करने में असिस्टेंस ना करें, मेरे को बताइए, फिर मैं जानू मेरा काम जानू, फिर मुझे पता कि काम कैसे करवाना है, फिर तो साफ ही पता लग गया दाल में कुछ काला। तभी तो मैनेजमेंट इसको रोक रही है ऑडिट करने में, कि उसको डर है कि अगर ये ऑडिट करेगा, हर चीज की जांच पड़ताल करेगा, और ऑडिटर की नेचर क्या होती है, बाल की खाल। ये तो वो हिसाब है, जितना तुम बोलते जाओगे ना उतना डिटेल में मैं जाऊंगा। तभी तो कहते हैं बाल की भी खाल। ये तो वर्ड टू वर्ड। मैनेजमेंट ना जिस दिन ऑडिटर ने आना होता है, फालतू नहीं बोलना इसके आगे। क्यों? मैं एक बात बोलूंगा या 10 पूछेगा, और ऊपर से इसका सस्पिशियस माइंड है, शक्की मिजाज। क्योंकि जब आप ऑडिटिंग करने जा रहे हैं, आपकी अप्रोच माइंड में क्या होती है, कि सब कुछ सही है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कुछ तो गड़बड़ होगी। मैं ये कह रहा हूं गड़बड़ है, हो सकती है, और कम से कम आपा तो ये माइंड लेकर जाएं। अब एक डिटेक्टिव की माइंड होती है, वो सीआईडी है ना, प्रद्युमन। अल्लाह कहता है, क्या घुमा रहा है यार ये। वो एक ही चीज को ना रिपीट रिपीट रिपीट, कभी ये डायरेक्टली बोलेगा, ये इनडायरेक्टली बोलेगा, दया समझे, हाँ हाँ समझे, हाँ। 4 बार बोलेंगे जी वो, उनके माइंड में। अच्छा, वो गलत नहीं है, वो इन्वेस्टिगेशन का, डिटेक्टिव का पर्टिकुलरली क्या है, एक मेथड होता है। जैसे मैं नॉर्मली एक वर्ड आपको पहले भी शायद कई बार बताया, अपना ही नाम 10 बार प्रोनाउंस करो, अजीब लगेगा। वो एक ही चीज को ना अलग अलग एंगल से जब बोलकर देखते हैं, कुछ ना कुछ सस्पिशियस थिंग्स आने, क्योंकि अपना माइंड पता क्या होता है, एट द फर्स्ट इंस्टांस वी एक्सेप्ट एवरीथिंग। बट जब आप थोड़ा डिटेल में सोचते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, फिर अपने को शक होता है। सो यही ऑडिटर की अप्रोच है। हाँ, हम प्योर डिटेक्टिव तो नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। हम प्योर डिटेक्टिव नहीं है, प्योर इन्वेस्टिगेटर नहीं है। पहली बात तो डिटेक्टिव्स एंड इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट ही वहां पे होते हैं जहां पे क्लियर सस्पिशन है, पता है कुछ हुआ है, तो वहां पे इन्वेस्टिगेटर्स अपॉइंट होंगे, वहां पे ऑडिटर अपॉइंट नहीं होंगे। आपने अगर लॉ में भी देखा हो ना, 2 पोस्ट हैं, कहीं कोर्ट ऑडिटर अपॉइंट करती है, कहीं ऑडिटर, सॉरी, कहीं कोर्ट इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट करती है। जहां पे तो आपको पहले से पता है कि यहाँ पे समथिंग हुआ है, क्लियर सस्पिशन है, बस उस फैक्ट को निकाल के लेके आना है, वहां पे किसको रखते हैं, वो डिटेक्टिव्स, इन्वेस्टिगेटर्स। और अगर मैं ऑडिट करने जा रहा हूं, अच्छा ये बताओ, ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट आप लोगों के लिए। तुम्हारा नजरिया स्पेसिफिक है कि यहाँ पे गड़बड़ है, गड़बड़ निकालनी ही निकालनी है, या मैं तो जर्नली एग्जामिनेशन करने जा रहा हूँ, हाँ मेरे काम करते दौरान जो कुछ मुझे सही गलत मिलेगा, उसके बारे में मुझे क्या करनी है, रिपोर्ट। मेरा तो आई थिंक सो जर्नल अप्रोच है। मैं कोई इन्वेस्टिगेटर थोड़ी हूं, ना मेरे पास पावर वैसी, ना मेरे पास पावर वैसी, मैं खुद डिटेक्टिव थोड़ी हूं। सर मैं तो जस्ट एक एग्जामिन करने जा रहा हूँ, एक जर्नली चीजों को देखने जा रहा हूँ कि एज पर द डेकोरम, एज पर द रूल, क्या सही किया गया, कंप्लायंस किए गए हैं नहीं किए गए, मेरी अप्रोच तो हुआ है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वहां पे सचमुच में कुछ है, बट कहते ऑडिटर को स्पेशली कहकर भेजा गया, स्पेशली कहकर भेजा गया, सस्पिशियस माइंड रखियो, एक ऐसा एटीट्यूड रखना, क्वेश्चनिंग माइंड, इनसे पूछो क्यों। जब ये 4 बातें बोलेंगे ना, ऑटोमेटिकली तुझे कुछ ना कुछ वहां पे गड़बड़ मिल सकती है। नहीं तो अदरवाइज उन्होंने सारा क्राइम सीन तैयार कर रहा है, आपका माइंड है ही नहीं, आप कुछ सोच के गए ही नहीं, आप कह रहे हो हाँ सब कुछ सही है, वो भी कहते हैं हाँ, सब कुछ सही है, रिपोर्ट भी होगी सब कुछ सही है। जब तक तुम्हारा व्यू नहीं होगा, समझे पॉइंट, जब तक आपका माइंड एक ऐसा एटीट्यूड एक्सेप्ट नहीं करेगा कि जहां पे स्केप्टिज्म, एक वर्ड चलता है क्या, स्केप्टिज्म, शक्की मिजाज, कि आपको थोड़ा क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए, डाउटफुल माइंड, डाउटफुल अप्रोच, कि कुछ गलत है।
कुछ मिल सकता है। और कहते नहीं, जब आप ऐसी अप्रोच को लेकर कोई चीज चेक करते हो ना, पक्का गलती मिलती है, अक्सर गलती मिलती है। क्यों? तुम्हारे माइंड ने पहले ही वैसा एटीट्यूड क्या कर लिया, एक्सेप्ट समथिंग इज टू बी रॉन्ग। यहां कुछ मिल सकता है, यहां कुछ मिल सकता है, वो मिलेगा ही मिलेगा। अगर मैं पहले कह दूं यहां कुछ नहीं मिलेगा, यहां कुछ नहीं मिलेगा, यहां सब ठीक है, निकल गया आगे। मन करे मिस स्टेटमेंट बीच में क्या करती थी, एग्जिस्ट करती थी, बट मेरा माइंड परसेप्शन नहीं था ना। मेरा माइंड उसको क्या कह के जा रहा है, सब कुछ सही है। सो ऐसी बहुत सारी चीजें जो लोग वाया ओपिनियन आपसे जानना चाहते हैं। बट द पॉइंट इज, अगर इंडिपेंडेंट करवाओगे तो फायदा है सर, अगर इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं होगा ना, रहने दो। क्यों खाना पूर्ति फॉर्मेलिटी करोगे, बाहर से बंदा अपॉइंट करेंगे, पैसे भी दोगे, फीस भी खराब करोगे, और तुमने भी वही कहना था जो मैनेजमेंट कह रही है। फिर तो ओनर्स का विश्वास ही उठ जाएगा, स्टेक होल्डर्स का विश्वास ही उठ जाएगा कि ना, रहने दो, छोड़ो परे, ऐसा ऑडिट करने का क्या फायदा। ये तो जी फलाने का रिश्तेदार, हमने डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी ऑडिटर की, 141 सबसेक्शन 3, 10 डिस्क्वालिफिकेशन वहां पढ़ने को मिली। उन्होंने कितनी कोशिश करी कि उस ऑडिटर का कंपनी से कोई जल्दी जल्दी लेना देना। अगले क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं यार, पागल थोड़ी हैं। नहीं मैं किसी की रोटी पे लात मारूं पर्टिकुलरली, अगले स्पेशली डिस्क्वालीफाई करें ना जी, आप नहीं करोगे कोई और सीए कर ले, तुझे नहीं करने देंगे। कहते ऐसा भी क्या हो जाएगा सर, वहां पे इंडिपेंडेंस ब्रीच होगी, एंड जहां इंडिपेंडेंस ब्रीच होगी, पर्पस तो आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, फिर कोई फायदा नहीं। फिर कोई फायदा नहीं, फिर तो इन्फ्लुएंस्ड हो गया, यू आर एक्टिंग अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ अनदर। जैसा सामने वाला बंदा चाह रहा है, जो वो चाह रहा है, आप अभी वही लिख के दे रहे हो, वही साइन करके दे रहा हूं, फिर तो कोई फायदा नहीं है। दैट मीन्स आपकी जजमेंट इन्फ्लुएंस्ड बाय द क्या है, क्लाइंट। अब क्लाइंट आपकी जो ये सर्विसेज वगैरह, जैसे कई बार पर्टिकुलर देखो, आप ये नहीं कह सकते मैं 100% इंडिपेंडेंट होकर काम करूंगा, किसी लेवल पे लिटिल बिट कॉम्प्रोमाइज होता है, होगा, होगा। ये बहुत बहुत मुश्किल चीज है, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाए रखना, बहुत मुश्किल। क्यों? अब जैसे मैं अगर छोटी सी एग्जांपल दूं, जब आप कहीं ऑडिट करने जाएंगे, किसी भी क्लाइंट को विजिट करेंगे, यार मान सम्मान ही बहुत करते हैं, प्यार ही बहुत मिलता है, इतना घर वालों से नहीं मिलता। आपके रहने करने का, खाने पीने का सब ख्याल रखना पर्टिकुलरली, मतलब ये तो माई बाप बना के बैठे हैं। अब इतना ज्यादा पर्टिकुलरली अगर वो टेक केयर करेंगे, हर चीज को लेकर रिगार्ड प्रोवाइड करेंगे, कहीं तो पिघलेंगे, कहीं तो थोड़ा सा, हाँ बट थोड़ा सा, और कहा भी गया है थोड़ा सा, उतना की रहना, कि ये भी ना हो कि बिल्कुल ही इन्फ्लुएंस्ड हो जाओ, खाली पेज पे साइन करके दे दिया, जा खुद ही भर ले ओपिनियन मेरी, तेरा जो मन करे वो कर ले और बोल, इतना भी नहीं। एंड मैं ये नहीं कहूंगा, दूसरा व्यू पॉइंट, कि आप इन चीजों को एक्सेप्ट मत करो। देखो सिंपल सी बात, अगर आप इनके गिफ्ट्स या कुछ भी इस तरह की हॉस्पिटैलिटी, द वर्ड इज, अगर आप इस हॉस्पिटैलिटी को एक्सेप्ट करते हो, देखो इन्फ्लुएंस आएगा, बट मना भी नहीं कर सकते, ना करना चाहिए, ना करना चाहिए। क्योंकि इतना भी इंडिपेंडेंट होकर यार क्या ही कर लो, कोई इज्जत कर ले, 4 दिन करवा लो, और वो भी तब तक कर रहा है जब तक ऑडिट रिपोर्ट साइन नहीं हुई। तो ऑडिट रिपोर्ट साइन करके दे तो सही, वही पर्सन तुझे अगले दिन कुछ और मिलेगा। क्यों? हर बंदे का पर्पस। और अच्छा ये ना एक वैसे भी रिगार्ड होता है जो, और कुछ नहीं, समटाइम्स अगर हम कह देना, बढ़िया से बढ़िया अकाउंटेंट भी ना इतना रिगार्ड कर रहे होते हैं हमसे, मतलब सीनियर, मतलब कितनी सारी एज में, जो काफी टाइम से वहां पे कंपनी में प्लेस्ड हैं, चाहे बीइंग अ फ्रेशर भी मैं उनके पास ऑडिट करने जा रहा हूँ ना, जी कह के बुलाएंगे, आपका पूरा रिस्पेक्ट, क्योंकि वो रिस्पेक्ट पर्टिकुलरली आपको नहीं, आपके डेजिग्नेशन को, आपकी डिग्री को है। चाहे अगला मान लो 20 साल से अकाउंटिंग के अंदर है, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं है ना। अगर इतनी बड़ी बात थी, खुद ही बैलेंस शीट साइन कर ले, हमसे क्यों करवा रहे? क्योंकि वो सर्टिफाई करने की पावर, वो ऑडिट करने की पावर उनके पास नहीं। बट द पीपल, जो मेनली अगर आप बात करें, सीए इंस्टीट्यूट ने आप लोगों को क्या चीज दी है, क्या सबसे बड़ी
मेन पावर दी है, द साइनिंग पावर, द साइनिंग पावर। अब कई स्टूडेंट्स आते हैं पूछते हैं जी एसीसीए और सीए में क्या फर्क है, वेरियस डिग्रीज में क्या फर्क है। उनमें बच्चे हमारे पास साइनिंग पावर नहीं है। यू विल बी जस्ट लाइक अ ग्लोबल अकाउंटेंट्स, जैसे नॉर्मल इंडिया में अकाउंटेंट्स है, हाँ वो ग्लोबल अकाउंटेंट्स है, बट तेरे पास कोई डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करने की पावर तो नहीं है। एंड कंपनी लॉ में डेफिनेशन पड़ी थी एक्सपर्ट की। एक्सपर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, द पर्सन हु हैज साइनिंग पावर, सर्टिफाइंग पावर फॉर द एनी अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। हमें सीए एक्ट ने, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 ने ये पावर प्रोवाइड करी है। पीएम मोदी कितनी बार तो कहेंगे, इतने तो मेरे साइन में पावर नहीं है जितनी। अगर बैंक वालों ने लोन देना है ना, उसको सीए के साइन चाहिए, पीएम मोदी के साइन नहीं चाहिए कि सर सीए सर्टिफाइड लेकर आओ, सीए टेस्टेड लेकर आओ। इसका मैंने क्या करना, इन चीजों से मैंने क्या करना, ये एक्सेप्टेबल ही नहीं। दैट ट्रिमेंडस ट्रस्ट, दैट थिंग। अरे आईसीआई भी आपको ऐसे कैसे पास कर दे, ऐसे कैसे इतना बड़ा प्रोफेशन आप लोगों के हाथ में प्रोवाइड कर दे। तसल्ली तो करवाएगा ना एक बार, डिसाइड तो अच्छे से करवाएगा एक बार। थोड़ी नॉन सीरियस बंदा कोई भी आया पड़ेगा, जो मर्जी पेपर में लिखा है चलो पास हो गया, मतलब ही नहीं सर, कैसे कैसे हो जाएगा। और ऊपर से ऑडिटिंग इनका फेवरेट। क्यों, कल को अपना प्रोफेशन यही है, काम यही है। दे विल एक्सपेक्ट कि शीट में कम से कम वैसी वोकेबलरी दिखे जो कल को हम एक्सपेक्ट करते हैं पेपर पॉइंट से। दैट इज, तो ये चीजें सारी देखनी पड़ती हैं। देन जब इसके ऊपर ओपिनियन प्रेस्क्राइब हो जाती है ऑडिटर, एक रिपोर्ट के अंदर, एक रिपोर्ट के अंदर पर्टिकुलरली, मैं अभी ना टाइप्स ऑफ ओपिनियन में नहीं जा रहा, ये पेज मैं भी सेव करूंगा, कल आप इसी के साथ साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे, वर्ड क्लियर। यहां पे जो भी आप रिपोर्ट बनाकर देते हो अपनी ओपिनियन, यहां क्या कर देते हो, प्रेस्क्राइब। अच्छा, जो जो क्वालिफिकेशंस, एडवर्स रिमार्क या कुछ भी नेगेटिव कमेंट्स मैं इस रिपोर्ट के अंदर दूंगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपनी रिपोर्ट के अंदर उनके ऊपर क्या देनी पड़ेगी, एक्सप्लेनेशन, इंफॉर्मेशन, सेक्शन 134 ऑफ द कंपनीज एक्ट। बोर्ड रिपोर्ट के अंदर 6 नंबर पॉइंट एफ क्लॉज यही था कि जो जो क्वालिफिकेशन तेरे ऑडिटर ने लगाई हैं, एडवर्स रिमार्क लगाए हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ड्यूटी है उसको क्या करना, चेक करना, उनके बारे में रिप्लाई देना। और फिर हमने कहा था सर जब ये मामला निपट जाता है ना, फिर जाकर एजीएम की प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, स्टार्ट होती हैं, बुलाने करने का सिस्टम क्या होता है, स्टार्ट होता है। और यहां तक आपका पर्टिकुलरली 3 चीजों का बंडल तैयार हो जाता है। वन इज ऑडिट रिपोर्ट, सेकंड इज ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोर्ड रिपोर्ट। फिर तेरा आया था 136 सर्कुलेशन, सारे मेंबर्स को, सारे लोगों को पर्टिकुलरली इसकी क्या करवानी पड़ेगी, सर्कुलेशन, सबको इसकी कॉपियां बांटो। एंड साथ के साथ क्या दे दो, नोटिस ऑफ एजीएम। क्योंकि लेटेड भी हमने प्लान कर लिया, चलो ऑडिटर ने क्या करा, रिपोर्ट रिपोर्ट बनाकर तकरीबन तकरीबन इसमें भी खींच खूच के 20 अगस्त के अराउंड राउंड, वैसे तो बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, फाइनलाइज्ड हमारा हो गया, ऑडिट रैपअप हो गया, चलो आप 20 ना कहें, एक कह ले यार, 15 दिन का टाइम लिया हमने बस, ये ले। 1 अगस्त तक हमने ऑडिट क्या कर दिया, रैपअप कर दिया, रिपोर्ट रिपोर्ट बनाकर ओपिनियन वगैरह सारी आपको दे दी, क्योंकि आगे बोर्ड भी तो रिपोर्ट बनाएगा, उनको भी तो नोटिस वगैरह भिजवाना है। हमने सर एजीएम प्लान करी जी, अपन 30 सितंबर को रखेंगे, क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, यस, प्रोविजन क्या थी, 6 मंथ्स फ्रॉम द क्लोज ऑफ, अक्सर 30 तारीख। अगर मैं 30 तारीख कह दूं, थोड़ा बैकग्राउंड आओ, 30 तारीख तक कह दें, नोटिस ऑफ एजीएम जो आपको सर्व करना होता है दैट इज 21 क्लियर डेज, और 2 दिन काउंट नहीं होते, डेट ऑफ एजीएम, डेट ऑफ सेंडिंग नोटिस। बाय पोस्ट होगा तो 2 दिन और लगा ले, मैं मोटा मोटा समझ के चलूं भाई, 4-5 तारीख को नोटिस निकालना पड़ेगा, तो जाके अगले को 21 दिन क्लियर डेज मिलेंगे। और अच्छा, अभी तो मैंने बोर्ड रिपोर्ट भी तो बनानी है, तो ये कार्यक्रम सारे क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। देन इन्हीं रिपोर्ट के साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेट डाउन किया जाता है इन एजीएम फॉर adoption by the members,
कि मेंबर्स उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करें, पर्टिकुलरली फिर वो अडॉप्ट करें। अब पॉइंट ये है, उससे पहले मेंबर क्या जानना चाहते हैं? यार मीटिंग में डायरेक्टली ना बुलाना, पहले ऑडिट रिपोर्ट भेजो हमें कि हमारे ऑडिटर का कहना क्या है कंपनी को लेकर। क्योंकि हम तो मीटिंग में आएंगे, सीधा बस रेजोल्यूशंस पास होंगे, बिजनेस मैटर्स डील होंगे, दैट्स इट। हम इतने वेले नहीं है कि वहां पे जाके सारी एक्सप्लेनेशन एंड ऑल वहां से सीख करेंगे। जो कुछ भी हमें सर्कुलेट करवाओ पहले भेज दो, नोटिस के अंदर सब कुछ लिख दो। और हमने वर्ड पढ़ा था, एजीएम के अंदर दो तरह के बिजनेस डील होते हैं, वन इज ऑर्डिनरी, सेकंड इज स्पेशल। ऑर्डिनरी में, अच्छा इसके सहारे डेक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड भी तो होगा। बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करवाए बोर्ड रिकमेंड कर यार 20% बांट दो, 20% बांट दो। अल्लाह कहता रुक जा भाई, पहले ऑडिट तो करवा ले, पता तो कर ले प्रॉफिटेबिलिटी सही है या नहीं। पता लगे 123 सेक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट कंप्लायंस ही नहीं करा, डेप्रिसिएशन चार्ज ही नहीं है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बीच में पड़े, नोशनल गेन्स पड़े, अलग अलग तरह के, सर ये तो आएंगे ही नहीं इसके अंदर। तो बहुत सारी चीजें, मतलब मैं तुम्हें ये कह सकता हूँ, ऑडिटिंग डजंट मीन ओनली ऑडिटिंग। तेरे पास यहाँ पे अकाउंट्स की बात भी चलेगी, लॉ की बात भी चलेगी, मैं टैक्स में भी जाऊंगा, कॉस्टिंग का भी मैटर कहीं ना कहीं मैं डिस्कस करूंगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी। हर बंदा कहता है ऑडिट करना तो बड़ा आसान काम है, टिक 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 टिक, एग्जामिन ही करना है। तो एग्जामिन करने के लिए भी सारा बेस क्लियर होना, वेरियस डिसिप्लिन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिना ऑल डिसिप्लिन सारे चीजों के, तेरे को लॉ इकोनॉमिक्स की नॉलेज तो है नहीं, अकाउंट्स टैक्स की नॉलेज तो है नहीं, आप कैसे ऑडिट करोगे? जैसे वर्ड आएगा जी प्रोविजन फॉर टैक्स, इन्होंने सही बनाई या गलत बनाई, वहां भी तो ऑडिटिंग यूज होगी, वहां भी तो नॉलेज यूज होगी, दैट इज। हाँ अगर सबको सही लगा, अगर ओपिनियन हमें, अगर ओपिनियन हमें क्या मिली, क्लीन, कौन सी ओपिनियन? क्लीन मीन्स ठीक है सर, सब कुछ बढ़िया है। क्योंकि यहां पे मैं जस्ट जस्ट बस एक बार दो वर्ड्स बता दूं, दो तरह की ओपिनियन होती हैं, वन इज कॉल्ड एज अनमॉडिफाइड, कौन सी? अनमॉडिफाइड। और दूसरी कौन सी होती है? इसके अंदर एक चार्ट बना ले बस, मॉडिफाइड के अंदर तीन होती हैं, इसकी चर्चा मैं कल करूंगा। नंबर वन एडवर्ड्स, नंबर टू क्वालिफाइड, ये ओपिनियंस हैं, एंड नंबर थर्ड डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर, मॉडिफाइड के अंदर तीन तरह की ओपिनियंस, एडवर्ड्स, क्वालिफाइड, या वर्ड क्या लिखा हुआ है, डिस्क्लेमर। क्लियर? सो बेसिकली जिस तरह की ओपिनियन होती है ना, बेस्ड ऑन दैट आपके मेंबर्स क्या लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। फिर थोड़ा मैनेजमेंट के ऊपर सवाल जवाब भी करते हैं कि सर ऐसा क्यों करा, ऑडिटर का डिस्क्लेमर देना क्यों था, ऑडिटर ने एडवर्स ओपिनियन क्यों दी, ऐसी क्या गलतियां तुम लोगों ने करी हैं। तो मेंबर तो सवाल जवाब पूछेंगे, मेंबर्स के पास, बेचारों के पास दिन ही एक होता बोलने का, एजीएम। पर उससे पहले अगला कहता है हमें कंक्लूड कर दो, बता दो सारा कुछ एक बार, फिर इनकी रेल बनाएंगे, फिर इनसे सवाल जवाब करेंगे कि जी आपने पूरे साल में ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा, ऑडिटर ने स्पेशल लिख के दिया कि मैनेजमेंट गलत काम कर रही है, मैनेजमेंट ने फ्रॉडलेंट रिपोर्टिंग करी है, मैं कल को लायबल तो करूंगा। इसीलिए मैनेजमेंट भी ख्याल थोड़ा ज्यादा रखती है ऑडिटर का, कि अगर इनका ख्याल रखेंगे कल को ये हमारा ख्याल रखेंगे। हर बात को लेकर एक ही चीज, सर आपको जो करवाना है सही करवाना है हम सब कर देंगे जी, रिपोर्ट में ना देना, रिपोर्ट में लिख के ना देना। क्यों? उनको पता है रिपोर्ट में लिख के दे दिया तो पूरी मैनेजमेंट की खिल्ली उड़ेगी, एजीएम में सब मेंबर्स आगे पीछे पड़ जाएंगे इनके। वो कहते हैं सर क्या एडजस्टमेंट करवानी है, जबकि अप्रूवल हो जाती है। मैंने तभी कहा था पहले तू कर ले, मैं पहले ऑडिट शुरू नहीं करूंगा। क्यों? मुझे पता है फिर तुमने क्यों, ये तो पेंडिंग था जी, ये तो अभी मैं करना था, मैंने आपको कहा था। मैं कहा एक मिनट, पहले तुम कर लो, तुम अपनी ओर से ये कह दो कि मेरी ओर से फाइनलाइज्ड है ना, हो गया ना, दोबारा पूछो हो गया ना, चल अब देते, फिर मैं कमियां निकाल, फिर मैं प्रॉपर वे से उसको चेक करूंगा, एग्जामिन करूंगा, वाउच करूंगा, वेरीफाई करूंगा, अब आ जा लाइन पे। फिर मैनेजमेंट को बार बार बिठाऊंगा, बैठ, ये क्यों करा, इसका मतलब क्या है, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, हर चीज क्वेश्चनिंग माइंड से पूछूंगा। क्योंकि एक सिंपल सी बात बताओ, जिस चीज पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, तुम आगे लोगों को कॉन्फिडेंस क्या दिलवाओ? जिस पे जब तक तेरी तसल्ली नहीं है, नेक्स्ट आगे लोगों को तसल्ली कैसे दिलवाओगे? अगर हम एक सिंपल सा वर्ड कहते हैं कि आप लोग हमारे बहुत बड़े रिप्रेजेंटेटिव हो, आप
हमें जगह जगह पे क्या करते हो, रिप्रेजेंट करते हो, जगह जगह लोगों को एश्योरेंस प्रोवाइड करते हो हमारे बारे में। वो भी शायद तब कर पाते हो जब आप यहां से श्योर है। जिस प्रोडक्ट पे, जिस चीज पे मेरा विश्वास अभी तक नहीं बैठा, मैं लोगों को विश्वास कैसे दिलवा दूंगा? इसीलिए ऑडिटर कहता मैं जल्दी नहीं करूंगा। कहते सर इज इट अ डेडलाइन कि 15 दिन में ऑडिट खत्म करना होता है? कोई डेडलाइन नहीं, कोई नहीं। मैं जब तक मेरी तसल्ली नहीं होगी, हाँ बट हमें थोड़ी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि आगे इन्होंने भी फाइलिंग करनी है, तो भाई इतने के दिन के अंदर आपका ऑडिट, और मैं कौन सा वेला बैठा हूँ? मेरे पास भी तो कितने सारे क्लाइंट्स हैं, सबका ही ऑडिट रैप अप करना है। हाँ, अगर ये कॉपरेट नहीं करेंगे, सही नहीं चलेंगे, ज्यादा गड़बड़ करेंगे, मैं कहा मेरी बात सुन लो भाई, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारे पास नहीं आया, तुम मेरे पास आए हो। समझे ना पॉइंट? कहीं आप कह दें पर्टिकुलर की अब मैनेजमेंट अपनी धौंस जमाएगी, मतलब ही नहीं है। अपनी लात ऊपर है। एट दैट केस पर्टिकुलरली सर, आई एम द बॉस, नॉट ही और शी। मैंने देखना है, मैंने साइन करके देनी है। और मैं चाहे एक चीज 10 बार पूछूं यार, पूछूंगा। जब तक मेरी तसल्ली तुम्हारे ऊपर नहीं है, तुम्हारे काम के ऊपर नहीं है, तब तक नेक्स्ट आगे पर्टिकुलरली मैं नहीं चलूँ। पहले मैं तो अश्योर्ड हो जाऊं, तभी तो लोगों को आगे अश्योर करवा पाऊंगा। हाँ बट एक वर्ड, सिर्फ एक वर्ड, जस्ट एश्योरेंस के साथ एक वर्ड मैं आपको दे दूं। यहाँ पे वर्ड क्या? नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब, नॉट एब्सोल्यूट का मतलब 100% नहीं सर, तो आप छोड़ दो बात, ना ना, मतलब ही नहीं सर। आप ये सोचो, मतलब आप दुनिया का बेस्ट टू बेस्ट ऑडिटर ले आओ उठा के, उससे कहो भाई तो एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे, वो भी जवाब दे देगा। आप देखें जी, ऑडिटिंग प्रोफेशन कितना पुराना प्रोफेशन है, स्टिल आज की डेट में भी सीएस रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं। एब्सोल्यूट क्यों नहीं प्रोवाइड करते? एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने में क्या दिक्कत है? कहते जी दे ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है। नहीं मतलब कोई गलती नहीं होगी, नहीं, और तूने 4 दिन में सारा चेक कर लिया होगा। अगले के 365 दिन की वर्किंग, 365 दिन की वर्किंग तूने 4 दिन में सब देख लिया होगा। जब ये बात पूछूं सब देख लिया, तो नहीं सर कुछ माइट भी रह गया हो सकता है। 100% की गारंटी तो डेटॉल वाले नहीं दे रहे, उनका भी कोई ना कोई कीड़ा जिंदा है। वो भी 99.9% पे रुकते हैं। करते नहीं, वो दिखाते हैं स्केल से घुमा के, फिर भी एक बच रहा होता है। क्यों? 100% बोल दिया ना, कल से ही पर्चे पड़ने शुरू हो जाएंगे इन पे, केस होने। देखो जी हाथ धोए कितने मैले, हमारे वाले तो मरे नहीं। अल्लाह कहता जी हमने पहले कहा था 99 पॉइंट, और तेरे जैसे मूर्खों के लिए कहा था कि एक्सेप्शन होती हैं, एक्सेप्शन होती हैं। नहीं आप बताओ कितने साल से ब्रांड है, कितने साल से ब्रांड है, इनसे अभी तक वो कीड़े का इलाज ही नहीं हुआ। लाइफ बॉय टिश्यू टिश्यू, बेचारा उससे नहीं कुछ हो पा रहा। अगला कहता सर एब्सोल्युटली श्योरेंस देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम आपको रीजनेबली श्योर कर सकते हैं। एंड रीजनेबल की कोई डेफिनेशन नहीं है, दैट इज टू द बेस्ट, टू द मैक्सिमम बेस्ट। जहां तक हो सकता है मैं आपको वो डिलीवर कर दूंगा, बट आई कांट से 100%। सर मैंने सारा कुछ ही थोड़ी देख लिया होगा, और बाकी आप मेरे में कमी कह रहे हो, कमी तो इनमें भी हो सकती है। नहीं इनसे पूछो एक बार, जो इन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना के दी हैं, इन्होंने तो खुद उसमें मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट यूज करा है। पता नहीं यस वन, मेजर आइटम्स को क्या करा, प्रॉपर रिप्रेजेंट करा, बाकियों का चल भी सुंदरी एक्सपेंस, हाँ सन्ड्री, चलने दे उसी के अंदर। करा कि नहीं करा? अल्लाह कहता जब तुम एब्सोल्युटली प्रोवाइड नहीं कर रहे, हम आपको एश्योरेंस कैसे प्रोवाइड कर दें? सनरीज, सुंदरीज, हाँ हाँ, ठीक है। इन दैट केस, जब सिंपल सी बात, जब एब्सोल्युटली वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम कैसे एब्सोल्युटली आपको प्रोवाइड कर देंगे? दैट इज कॉल्ड एज रीजनेबल एश्योरेंस। बट ये अभी इनहेरेंट लिमिटेशन जो भी इसकी हैं, अभी बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े, बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करने वाली पड़ी हैं। ये तो जस्ट एक सिलेबस इंट्रो है आज के लिए, क्लियर। और मैं जस्ट अभी कहूँ मेरा 1% भी नहीं है, जो अभी लेक्चर मेरे माइंड में गोइंग ऑन है, जो चल रहा है ना, ये अभी 1% भी नहीं है। बहुत बढ़िया बढ़िया एक एक चीजें अच्छी अच्छी नेक्स्ट लेवल पोटेंशियल वाली आपको मिलेंगी यहाँ पे। बट मेरे 2 लेक्चर्स, आज वाला भी
और कल वाला भी स्पेशली, क्योंकि आज थोड़ा सिलेबस पे टाइम लग गया, कल आप अपनी रिस्ट्रिक्टेड टॉक इसी के ऊपर रखेंगे और कोशिश करूंगा आप बुक फाइनली कल एक बार स्टार्ट कर लो। नहीं ऐसे तो बातों में मेरे से तो 4 या 10 लेक्चर ले लो, ऑरली भी समझाने लग जाऊंगा, बट आप बुक को भी साथ में स्टार्ट कर लो। चलिए, ओके जी, थैंक्स लॉट एंड रेस्ट वी विल डू इन दी नेक्स्ट पार्ट। नहीं अभी